हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझा था हमने कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल होता क्या है। तो आज हम बात करेंगे इसके स्कोप के बारे में, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का यदि हम बात करें तो स्कोप का क्या मतलब है। ठीक है, स्कोप का मतलब हो जाता है इसकी जो सोच है वो कहाँ तक है। ठीक, तो स्कोप मतलब कुल मिलाकर के यदि हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि सोच कहाँ तक है, मतलब ये ओवरऑल किस किस चीज़ पे वर्क करता है, ये कहलाता है हमारा स्कोप। तो वहीं आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में, कि हमको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ओवरऑल क्या क्या चीज़ बताता है, इसका जो क्या कहते हैं जो स्कोप है वो कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं इस वीडियो में कि स्कोप कौन कौन से हैं। देखिए, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस की वाली जो वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। आज हम समझेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द फील्ड ऑफ स्टडी। मैंने बताया स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो फील्ड है स्टडी करने का, और एरिया स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि किस किस एरिया तक हम उसमें पढ़ाई करेंगे वो बताता है हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग लीडिंग्स इशू अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस फॉर ग्रेड+2 ग्रेडर्स। देखो क्या है, जो इशूज अब जो हम पढ़ेंगे, जो इसको पढ़ेंगे, वो सीबीएसई गाइडलाइन सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है क्लास 12 तक का। बट हम जो बात करेंगे वो ओवरऑल करेंगे, जो कि हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, बीकॉम, बीबीए, एलएलबी, जिसके लिए भी ये आपके लिए बेनिफिट होगा उसके लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये जो सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों के तीनों जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है हमारा स्कोप इसमें, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम रिलेटेड टू एग्रीगेट्स। देखिए, स्कोप है बताया, एक एरिया होता है स्टडी करने का, तो हम इसमें नेशनल इनकम के बारे में पढ़ाई करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब हो जाता है, एग्रीगेट्स का मतलब हो जाता है बड़े लेवल पर। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। हमने बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस पे कॉन्सेप्ट किस पे स्टार्ट करता है, नेशनल इनकम पर। इट डील्स विद द डेफिनेशन, एस्टिमेशन, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म आपको पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ आपको। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है हमारे नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ। वैसे एक नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जितना भी फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में, कॉल्ड नेशनल इनकम, और एलोबरेट करके हम आगे वाली वीडियोस में अपने नेशनल इनकम का जो चैप्टर्स है उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम के बारे में बताता है हमको, और बताता है जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है हम ये भी समझेंगे। ठीक है, एंड नॉट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम। वहाँ पे सिर्फ ग्रॉस है, देखिए दो वर्ड्स है यहाँ पे हमारा, बाकी तो सेम है, एक ग्रॉस वर्ड है एक हमारा नेट वर्ड है। ठीक है, ये दोनों के बारे में जब हम डिफरेंस आगे पढ़ेंगे उसमें भी डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल स्कोप में हमको क्या समझ में आता है कि हम जो पढ़ाई करते हैं वो करते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम के बारे में इसमें बताते हैं। आगे हम बात करें इसमें, तो आगे आता है हमारा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, पहला तो समझ में आ गया कि हम इसमें नेशनल इनकम के बारे में पढ़ाई करते हैं, कि स्कोप है इसका, कि इस एरिया पर भी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करता है। आगे है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या कहने का मतलब है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द थ्योरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करता है हमारा कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो क्या रहेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार कितना है, बेरोजगारी कितनी है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में, इन द इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू द किनीजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ नोटेबल सिग्निफिकेंस इन दिस कॉन्टेस्ट। देखिए, यहाँ पे किनीजियन के द्वारा भी एक एम्प्लॉयमेंट थ्योरी दी गई थी, उसमें भी बताया गया है इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। किनीजियन थ्योरी के द्वारा, क्योंकि किनीजियन थ्योरी में कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो किनीजियन के द्वारा प्ले किया गया है। उसमें इसने ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके कॉज क्या है आखिरकार, एंड सजेस्टेड द पॉसिबल रेमेडीज टू कॉम्बैक्ट इट। और इसमें पॉसिबल सजेशन भी बताया गया है कि व्हाट वी डू, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर
रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रिड्यूस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं हम, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को घटाने के लिए क्या किया जा सकता है, कौन से ऐसे रेमेडीज होंगे, मीन्स उपचार क्या होगा, ठीक है। तो इन सब के सिचुएशन को भी इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो फोकस है वो बेरोजगारी पर बताया गया है, ठीक है। नहीं कह सकते कि हम स्पेसिफाई अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही है, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी एक पार्ट है, वो किसका है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ मनी और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ाई करेंगे कि मनी क्रिएशन कैसे किया जाता है, मीन्स पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। जो वाणिज्य बैंक होते हैं वो पैसों से पैसे को कैसे बनाते हैं और उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कि जो कमर्शियल बैंक है वो पैसों से पैसे बनाते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो उसको कंट्रोल करके रखते हैं। लिंक्ड टू इट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, आरबीआई इज रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। देखिए, सेंट्रल बैंक रोल प्ले करता है ये तो पता है, और आरबीआई है जो नोट इशू करती है, ठीक है, उसी के पास एकमात्र अधिकार होता है नोट जारी करने का। इसलिए तो आरबीआई ही मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, सब हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसमें कितना पैसा सप्लाई करना है कितना नहीं करना है, डेट टाइम सब फिक्स करता है कौन, आरबीआई। इसका इसीलिए बोला जाता है आरबीआई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और आरबीआई क्या होता है, उसी को हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। सेंट्रल बैंक इज अपेक्स बैंक, एक अपेक्स बैंक है, सर्वोच्च बैंक है, बैंकों का बैंक कैसे कहा जाता है, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। तो थ्योरी ऑफ मनी भी हम पढ़ाई करेंगे आने वाली वीडियोस में अपने, कि किस प्रकार से जो कमर्शियल बैंक है वो 1000 को 10,000 में कन्वर्ट करते हैं, ये हम प्रोसेस भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे यदि हम बात करें तो थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इसमें हम पढ़ेंगे जनरल प्राइस लेवल के बारे में, जिसमें आता है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। ये क्या है समझेंगे। दिस इज येट टू अनदर सिग्निफिकेंस कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी हमारे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि जनरली हम अपने लाइफ में भी इसको डे टू डे लाइफ में देखते हैं। इट रिवर्स द ट्रेंड पाथ ऑफ जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। ओवरऑल बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी आर ऑल्सो स्टडी अबाउट द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन, इसके दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। इन्फ्लेशनरी को बोला जाता है हिंदी मीनिंग में मुद्रास्फीति, और डिफ्लेशनरी को बोला जाता है मुद्रा अपस्फीति। इन्फ्लेशनरी देखिए क्या है, जब जो सामान्य तौर पर जो वस्तु तथा सेवाओं के जो मूल्य है, प्राइस, जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्रीजेज एंड रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी। ऐसी सिचुएशन जिसमें सामान्यतर वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और जो लोगों की उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति होती है वो कम हो जाती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे इन्फ्लेशनरी बोला जाता है। वहीं डिफ्लेशनरी जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। इसका जो सिचुएशन है, ये दोनों सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में जनरली देखने को हमको मिलती हैं, ठीक है। आगे चलें हम, तो फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हमारे इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और गवर्नमेंट बजट, बजट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट किस प्रकार से एक बजट को प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो देखिए यदि हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप था वो बहुत नैरो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उसमें हम इंडिविजुअल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, दे हैविंग अ वाइडर स्कोप देन कंपेरिजन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसका स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो मैंने नाम लिए पूरी इकोनॉमी को नॉट एन, देखो इफ़ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज आर अफेक्टेड ऑल्सो बाय द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये बता रखा है कि अदर कंट्रीज में भी यही सिचुएशंस होती हैं, ठीक है ना। जैसे इंसान हम भी हैं, वो भी इंसान ही तो हैं, तो ऐसी सिचुएशन हर जगह पर क्रिएट होती हैं, ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ द गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी बताता है कि गवर्नमेंट बजट है वो किस प्रकार से एक इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, किस प्रकार की जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इकोनॉमी को इम्पैक्ट डालेंगी, ठीक है। गवर्नमेंट बजट किस प्रकार से सेट किया जाता है, ये सब हम डिस्कशन
करेंगे आगे। लास्ट आता है हमारा एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट समझेंगे कि जब एक देश की कंट्री को डोमेस्टिक करेंसी चेंज कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी अनदर, जब हम किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्री के साथ जब हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं उसको एक्सचेंज रेट बोला जाता है, जिस रेट पे करते हैं हम। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी समझेंगे, एक बार पढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इज मैनेज्ड इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बता रखा है जो एक्सचेंज रेट है वो किस प्रकार से मैनेज किया जाता है इंटरनेशनल मनी मार्केट में। दो प्रकार की मार्केट होती है, एक तो कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। उसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से। तो ये दोनों भी हमारे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, और ये भी हम समझेंगे कि वाई वी नीड अ फॉरेन मनी, फॉरेन करेंसी, हमको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर 2 से 3 पॉइंट्स आप कमेंट कीजिए। ब्रीफली एज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन अ सच इशू विच एक्सप्लेन। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एक स्पेशल ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, जो कि कुछ फोकस करता है किसी इशूज़ पर, जैसे हाउ एन इकोनॉमी फंक्शन, किस प्रकार से एक इकोनॉमी वो फंक्शन करती है, मतलब कि कार्य करती है, किस प्रकार से उसको रन किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशनों के द्वारा। हाउ कैन इट बी मैनेज और रेगुलेट, किस प्रकार से उसको मैनेज किया जाता है और किस प्रकार से उसको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए वेरियस टाइप्स के जो हमारे अथॉरिटीज़ होती हैं उनके द्वारा किस प्रकार से एक इकोनॉमी को रन किया जाता है। सो डैट वेलफेयर इज मैक्सिमाइज, जो सोशल वेलफेयर है इससे मैक्सिमाइज हो सके, बिकॉज इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड वर्किंग ऑन अ बोथ सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। ठीक है ना, तो इसमें सोशल वेलफेयर के बारे में भी जाना जाता है। तो होप सो आपको जो स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्लियर होगा। थैंक यू।